क्वेश्चन यूपीपीएससी आरओ के जो फिजिक्स के क्वेश्चन है सिर्फ वो, और ये पेपर 11 फरवरी 2024 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद रेफरेंस टू फर्स्ट मैन मेड रूबी लेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। देखो, लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो रूबी लेजर एक 3 लेवल लेजर होती है। तो इसमें किस तरह की लाइट ये प्रोड्यूस करता है, तो ये प्रोड्यूस करता है रेड लाइट ओनली। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ओनली 2। रूबी लेजर 3 लेवल लेजर होती है। इसका डायग्राम है, जो बीम निकलेगी वो रेड कलर की होगी, और इसको सॉलिड स्टेट लेजर भी कहा जाता है, क्योंकि कई तरह की लेजर होती है, सॉलिड स्टेट लेजर, गैस लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर। तो जो रूबी लेजर है वो सॉलिड स्टेट लेजर होती है, और इसमें से जो लाइट निकलती है वो विजिबल लाइट होती है। विजिबल मतलब आप अपनी आंखों से देख सकते हो उसको, जिसकी वेवलेंथ होती है 694.3, जो कि डीप रेड कलर की होती है। और लेजर की एक कंडीशन होती है, बेसिक कंडीशन, हमें पॉपुलेशन इन्वर्सन अचीव करना होता है। तो यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्सन अचीव करने के लिए एक रूबी रोड का इस्तेमाल किया जाता है, और जो रूबी रोड होगी उसको हम 2 मिरर के बीच में प्लेस करते हैं, ताकि एक ऑप्टिकल कैविटी बन सके और वहां पर जो लाइट है वो ऑसिलेट हो सके। रूबी इज वन ऑफ फ्यू सॉलिड स्टेट लेजर दैट प्रोड्यूस लाइट इन विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसकी वैल्यू होती है 694.3 नैनोमीटर, डीप रेड कलर की होगी, और जो लाइन विड्थ होगी वो होगी 0.53 नैनोमीटर। तो रूबी लेजर से रिलेटेड सिर्फ ये पूछा गया था कि किस तरह की लाइट ये प्रोड्यूस करता है, तो ये रेड कलर की लाइट को प्रोड्यूस करेगा। Question 26. The reason of swimming pool to appear less deep than actual depth is। देखो, जब आप स्विमिंग पूल में, या मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। आप अगर यहाँ से स्विमिंग पूल की जो सरफेस है, लोअर सरफेस, उसको देखोगे तो ये आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि पानी, यहाँ पर वाटर जो है वो एक डेंसर मीडियम है, और यहाँ पर जो एयर है आप जहाँ पर हो वो एक रेयर मीडियम है। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो लाइट बेंट हो जाती है। इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो रियल डेप्थ है वो नहीं दिखती, और जो फॉर्मूला होता है एपरेंट डेप्थ का, वो होता है रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एपरेंट डेप्थ हमेशा रियल डेप्थ से कम होती है, तो वो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन 37 में पूछा गया है कि जो इसरो ने, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलयान को लॉन्च किया था, उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो, इसका शॉर्ट नाम मोम था। मोम की फुल फॉर्म थी मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, ये लॉन्च किया गया था नवंबर 2023 में। ये 5 नवंबर 2023 को लॉन्च किया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ 1 एंड 2। मंगलयान को लॉन्च किया गया था मंगल ग्रह पर पहुंचाने के लिए, मार्स पर पहुंचाने के लिए। तो इसलिए इसको शॉर्ट में मोम भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, A surgeon और रीजन टाइप क्वेश्चन है। अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ कार विद क्लोज्ड glass windows and doors is safe from lightning strike। रीजन है, एक्चुअली a closed car behave like a hollow conductor, so charge cannot enter inside that car। मैं इसको समझाऊंगा, पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का। देखो, अगर मान लिया आपके पास कोई मेटल है और वो होलो है, अगर कोई चार्ज आप इसको दे रहे हो तो जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस पर आ जाएगा। लेट मैं पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेता हूँ, तो उसके सरफेस पर चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती है 0। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर होगा तो आपको कोई भी करंट फील नहीं होगा। तो एक शील्ड बन गया ये। ऐसे ही कार में होता है, कार की जो बॉडी होती है वो मेटेलिक बॉडी होती है। तो अगर मान लीजिए लाइटनिंग हो भी रही है, कार बहुत अच्छी नहीं बनी है,
लाइटनिंग होती भी है तो ये मेटल की बॉडी है और जो पर्सन है वो अंदर बैठा हुआ है, तो अंदर लाइटनिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए ये सलाह भी दी जाती है कि जब भी तेज तूफान आ रहे हो, लाइटनिंग हो रही हो, मतलब लाइट गिर रही हो ऊपर से, तो आप कार के अंदर बैठे हैं, तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का काम करेगा। तो इसमें असर्जन भी सही है और रीजन भी सही है। तो करेक्ट आंसर होगा both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option C is the right answer. क्वेश्चन 88, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग। देखो, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो काफी सारी गैस नीचे की तरफ निकलती है। ऐसे ही काम होता है जो हम दिवाली पे रॉकेट जलाते हैं। अब यहाँ पर हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, और फिजिक्स में सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल टॉर्क होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कह सकते हैं, डीपी अपॉन डी टी। और देखो, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो जिस जैसे यहाँ पर एफ इक्वल टू, अगर मैं डीपी अपॉन डी टी लिखूँ फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो फोर्स जीरो है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डिफरेंशिएट करो और वो जीरो आ जाए, इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी है कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं मोमेंटम पी, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो यही प्रिंसिपल रॉकेट पर भी इस्तेमाल होता है। रॉकेट वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ जब ये काफी सारा थ्रस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है तो ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऐसी बैलून है, अगर मान लो बैलून में आपने हवा भरी हुई है, उसको छोड़ दो तो हवा इस तरफ निकलेगी, तो बैलून ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 89 में हमें डिस्कवरी ऑफ वेरियस, हमारे पास पार्टिकल है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। तो पहले मैं बता देता हूँ, पाई मेजन की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1947 में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1932 में बाय जेम्स चैडविक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, तीस इलेक्ट्रॉन जो लो डिस्कवर हुआ था वो हुआ था 1897 में जे जे थॉमसन के द्वारा। और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी 1917 में। प्रोटॉन डिस्कवर किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा, लेकिन इसको नाम दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आता है प्रोटॉन के बारे में, मैं बता देता हूँ। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी गोल्डस्टीन के द्वारा, और इसको रीनेम किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। देखो, हमें क्या करना है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लास्ट एक्टिविटी। तो सबसे पहले कौन आया इसमें से, अगर हम देखें तो थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आया। फिर उसके बाद 1897 के बाद आया प्रोटॉन। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन। उसके बाद सबसे बाद में कौन है 1947 में पाई मेजॉन। हम इसको लिख सकते हैं थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड और फर्स्ट। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99 में कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें बढ़ते क्रम में लगाना है फ्रीक्वेंसी के। अब इनका जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि जब आप रेडियो वेव से गामा की तरफ जाते हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो आपको ये याद नहीं रखना किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, लेकिन ये पैटर्न याद रखो कि रेडियो से गामा की तरफ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप इसको ऐसे याद रखो, रात मतलब आर में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो उससे हम रेडियो वेव्स, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है जब रेडियो से गामा की तरफ जा रहे हैं। हम बढ़ते क्रम में रखना है,
तो इन सब में से आप ये देखो सबसे ऊपर कौन आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, गामा की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो सबसे कम किसकी होगी, रेडियो की। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, रेडियो, यानी कि सबसे पहले आएगा फोर्थ। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी, माइक्रो ऑप्शन में नहीं है, इंफ्रा है तो थर्ड ले लो। फिर माइक्रो के बाद इंफ्रा हो गया, इंफ्रा के बाद कौन है, विजिबल, यानी कि सेकंड। फिर विजिबल के बाद कौन है, एक्सरे। तो एक्सरे का नंबर कितना है, फर्स्ट। तो ये इसका पैटर्न होगा, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जब हम रेडियो से माइक्रो इंफ्रा की तरफ जा रहे हैं, गामा की तरफ जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 127, a voltage of 15 voltage applied across a color-coded carbon register with first, second and third rings of brown, green and black color। तो बताना है कि करंट कितना होगा। देखो करंट होता है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज हमें पता है 15 है, हमें करंट निकालना है, तो करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन में आर। लेकिन आर कैसे पता करें, तो देखो कलर कोड से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे है। जैसे हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है, तो उस पर अलग अलग कलर की कोडिंग होती है। तो ये फर्स्ट स्ट्रिप, ये सेकंड स्ट्रिप, ये थर्ड और ये फोर्थ। हालांकि क्वेश्चन में हमें तीन ही स्ट्रिप दी हुई हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो स्ट्रिप्स के कलर हैं वो है ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक। ब्राउन, फिर ग्रीन और ब्लैक। अब इनकी अपनी अपनी कोडिंग होती है। जैसे ब्राउन का नंबर होता है 1, ग्रीन का होता है 5, ब्लैक का होता है 0। और जो पहली दो स्ट्रिप्स होंगी, फर्स्ट और सेकंड, वो डिजिट बताएगी, जैसे 1 और 5। फिर इंटू जो थर्ड स्ट्रिप होगी वो 10 की पावर को बताती है, ब्लैक का 0 होता है। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 15, 10 की पावर 0 मतलब 1, यानी कि 15 ओम रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमें पता चल गया है 15 होगा। तो V कितना है, 15, रेजिस्टेंस भी 15 है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इन कलर को आप याद रखना, ब्लैक का 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। और ये मल्टीप्लायर होता है। अगर फोर्थ स्ट्रिप भी होती और होता गोल्ड, तो प्लस माइनस 5% हम लिखते हैं। सिल्वर के लिए हम लिखते हैं प्लस माइनस 10%। अगर कोई कलर ना हो तब के लिए जो मल्टीप्लायर होता है 20%। मल्टीप्लायर में फोर्थ स्टेप जो टॉलरेंस होगा वो 20% होगा। तो इस तरह से कलर कोड से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और फिर भी इक्वल टू आई आर लगा करके हमने करंट फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 129, हाइट ऑफ रमेश इज 5 फीट। तो पूछा है कि इसकी हाइट नैनोमीटर में कितनी होगी। पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, और 1 फुट में होते हैं 12 इंच, और 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको चेंज डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या तो आपको पता होना चाहिए कि 1 फीट में मीटर कितने होते हैं। ठीक है, तो फिर आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे। या फिर अगर आपको नहीं पता, तो ये बेसिक जो सिखाया जाता है वो ये होता है कि 1 इंच में वो होता है 2.54 सेंटीमीटर है, 1 फुट में 12 इंच है। तो हम निकाल सकते हैं कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होंगे, फिर उस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और मीटर को नैनोमीटर में। तो मैं करके बता देता हूँ। देखो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है, तो 1 इंच में मीटर कितने हो जाएंगे, 2.54। ये 2.54 है, इसको ठीक कर दो, इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो हमें पता चल गया 1 इंच में 2.54 इंटू 10 की पावर -2 मीटर होंगे। अब 1 फुट में 12 इंच है, तो 1 फुट में मीटर कितने हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 इंटू 2.54
इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 1 फुट में इतने मीटर होते हैं। 1 फीट में 30.48 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल फिट कितनी है, 5 फिट है। तो 1 फीट में इतने मीटर, तो 5 में क्या होगा, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 30.48 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब देखो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 10⁹ से मल्टीप्लाई करके। तो 5 फुट में 152.4 10⁻⁻2 इंटू 10⁹ ये अब आ गया नैनोमीटर में, जिसको आप लिख सकते हैं 152.4 10⁻9 में से 2 जाएगा 7 नैनोमीटर। तो मेन चीज़ क्या, पावर कितनी आ रही है, आ रही 10⁻7। तो 152.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर करेक्ट आंसर होगा। देखो ये 0.5 मतलब राउंड ऑफ करके लिया है इन्होंने। राउंड ऑफ इन्होंने यहाँ पर क्या होगा, 30.48 को 30.5 जब आप लिखोगे तो तब 152.5 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 130, विद रेफरेंस टू मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। देखो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, यंग्स मॉडुलस स्टील का ज़्यादा होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर से। मैं वैल्यू भी दिखा सकता हूँ यहाँ पर। जैसे स्टील का 200 है और रबर का बहुत कम होता है 0.01। तो यंग्स मॉडुलस स्टील का ग्रेटर है यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर, इसलिए स्टील ज़्यादा इलास्टिक होती है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें बोला गया है कि रबर इज यंग्स मॉडुलस रबर का ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। सेकंड, द स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय शियर मॉडुलस। तो जो स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल है वो शियर मॉडुलस, यानी कि हमें कॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, तो हम शियर मॉडुलस का यूज करते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट 2 सही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली 2। 137, assertion, the boiling point of water decrease as the altitude increase, reason है the atmospheric pressure increase with altitude। देखो पहले मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अब अर्थ के आप अगर ऊपर जा रहे हैं, यानी कि हाइट अगर इंक्रीज हो रही है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है एच। हम हाइट हम ऊपर से मेजर करेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से आ रहा है। तो जैसे जैसे हाइट हमारी अर्थ से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज करेगा। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, अब देखो प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट के इंक्रीज होने पर प्रेशर कम होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें ये स्टेटमेंट तो सही है, असर्जन की बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। तो ये नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो इसमें सिर्फ असर्जन ट्रू है, रीजन गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए इज ट्रू, रिस्पॉन्स।